तो गुड आफ्टरनून ऑल। तो आज का हम लोग का टॉपिक है अबाउट द फ्लाई ऐश ब्रिक्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्ले ब्रिक्स के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग फ्लाई ऐश ब्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो क्या है फ्लाई ऐश ब्रिक्स? एनी आइडिया आप लोगों को? ओके, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग ये बता सकते हैं, वी आर इंट्रोड्यूसिंग द business manufacturing of fly ash bricks with the viewpoints of eliminating fly ash as an environment pollutant which provide huge benefit to organization as well as environment. तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो कि आप लोगों का तब मैन्युफैक्चर होता है, मतलब इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चर होता है एज ए पॉल्यूटेंट, मतलब ये पॉल्यूटेंट एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट की तरफ तब मैन्युफैक्चर होता है। पर इसको हम लोग इस तरह से यूज करते हैं कि वो बहुत बेनिफिट, मतलब ह्यूज बेनिफिट देता है और साथ ही साथ एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा हो जाता है। तो मतलब एक आपका वेस्ट मटेरियल को इस तरह से यूज किया गया है, रीयूज, ताकि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली एक चीज बन जाए। ठीक है, और इसमें काफी और दूसरे चीजों में इकोनॉमिकली और सारा चीजों में ये इफेक्टिवली बहुत ज्यादा बेनिफिट ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो फ्लाई ऐश ब्रेक्स, in view of superior quality and eco-friendly nature, government support the demand of fly ash will will be pick up। मतलब यहाँ पे इसका बहुत अच्छा इको फ्रेंडली नेचर की वजह से गवर्नमेंट ने फ्लाई ऐश ब्रिक को यहाँ पे मतलब इस आइडियल्स को पिकअप किया है। So since fly ash is being accumulated as waste material in large quantity near the thermal plant, creating the serious environment pollution problem, its utilization as main raw material in manufacture of bricks will not only create creatable opportunities for its proper and useful disposal, but also help the environment pollution control to a greater extent in the surrounding areas of power plant। क्योंकि फ्लाई ऐश जो रहता है ये आपका इसे फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो है आपका ये एक्यूमुलेट होता है थर्मल पावर प्लांट से, और ये मतलब बहुत ही सीरियस एक एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रॉब्लम है। सही, तो क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंट पॉल्यूशन इसको बहुत अच्छे से इस तरह से यूटिलाइजेशन किया गया है, और ये ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग की वजह से इसमें और भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होता है कि जो पॉल्यूटेंट आपका पावर प्लांट में मतलब बन रहा था उसको डिस्पोज करने का कोई ऑप्शन नहीं था, तो डिस्पोजल के बदले में उसको एक ऐसा चीज में कन्वर्ट मतलब किया जा रहा है, और जो कि एक बाद में हम लोग उसको बहुत अच्छे से रीयूज कर रहे हैं, और इससे जो एनवायरमेंट पोल्यूशन भी कंट्रोल हो रहा है, और पावर प्लांट एरिया भी वहाँ पे मतलब जो भी वो साफ सुथरा या सारा चीज ये चीज के वजह से हम लोग कर सकते हैं। तो नॉर्मली फ्लाई ऐश ब्रिक्स का जो भी प्लांट्स रहता है, मतलब जहाँ पे इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स रहता है, इट वाज नियर बाय द एनी पावर प्लांट जहाँ से ये ऐश जो रॉ मटेरियल्स जो है उसको इजीली अवेलेबल हो पाए। मतलब जहाँ पे ये फ्लाई ऐश मतलब प्रोड्यूस होता है उसी के आसपास में ही फ्लाई ऐश ब्रिक्स का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट, फ्लाई ऐश ब्रिक्स में बी प्रोड्यूस्ड बाय टू टाइप्स ऑफ रेसिपी। जैसे रेसिपी होता है खाने का, तो यहाँ पे भी दो टाइप्स का रेसिपी है फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने का। तो फर्स्ट फ्लाई ऐश, लाइम, gypsum and sand, and
सेकेंड में फ्लाई ऐश, सैंड एंड सीमेंट। मतलब एक में हम लोग फ्लाई ऐश को यूज कर रहे हैं, साथ में बाइंडिंग मटेरियल के लिए हम लोग लाइम यूज कर रहे हैं, और लाइम यूज कर रहे हैं इसलिए हम लोग वहां पे जिप्सम एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है और सैंड रहता है। और दूसरा रहता है फ्लाई ऐश के साथ हम लोग सैंड मिक्स करते हैं और सीमेंट मिक्स करते हैं। सीमेंट में क्योंकि हम लोग का जिप्सम ऑलरेडी सीमेंट मिक्सचर में रहता है, प्रोवाइडेड है, तो एक्स्ट्रा यहाँ पे सीमेंट का मतलब सीमेंट में सीमेंट जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स प्रोड्यूस होता है वहां पे आपको एक्स्ट्रा जिप्सम ऐड करने का जरूरत नहीं होता है। तो दो प्रोसेस ऑफ रेसिपी है यहाँ पे फ्लाई ऐश ब्रिक्स प्रोड्यूस करने का। पहले में हम लोग फ्लाई ऐश, लाइम, जिप्सम एंड सैंड, एंड सेकेंड में ओनली फ्लाई ऐश, सीमेंट एंड सैंड। So these bricks can be extensively used in all building constructions activities similar to that from the common burnt clay bricks। मतलब ये एक्सचेंज बहुत यूज होता है जितना भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में, जहाँ पे जिस तरह से हम लोग बर्न क्ले ब्रिक्स को हम लोग यूज कर सकते हैं उसी तरह से हम लोग फ्लाई ऐश ब्रिक्स को यूज कर सकते हैं। बल्कि इसका बहुत एडवांटेज है जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो अभी उसमें हम लोग ये बता रहे हैं कि बर्न ब्रिक क्ले ब्रिक की तरह हम लोग इसको भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। The fly ash bricks are comparatively lighter in weight and stronger than common clay brick। और फ्लाई ऐश ब्रिक आपका कंपैरेटिवली क्ले ब्रिक से हल्का होता है और ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। मार्केट पोटेंशियल। The country consumed billions of tons of bricks, exhausting billion tons of clay every year, and acre of topsoil of land is made unfertile for the long period। क्योंकि हमारे देश में बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ ब्रिक्स यूज होता है हर साल। आपका कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो या किसी में बहुत ब्रिक्स यूज होता है, और ये क्या मतलब हम लोग का खत्म कर रहा है जो हम लोग का टॉप सॉइल जो रहता है, लैंड का जो टॉप सॉइल रहता है उसी को हम लोग लेके इसको यूज कर रहे हैं। तो ये टॉप सॉइल को ये करे, एकर्स ऑफ मतलब जो जमीन है जितना है वो टॉप सॉइल इसके लिए बर्बाद हो रहा है। और इसके वजह से क्या हो रहा है कि ये ऊपर का जो टॉप सॉइल अगर हम लोग यूज कर ले रहे हैं तो इससे जो अनफर्टिलिटी बढ़ जा रहा है, मतलब जिससे जो हम लोगों का जो एग्रीकल्चर जो है वो इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि टॉप सॉइल यूज कर लेंगे तो एग्रीकल्चर जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएगा। So the government is seriously concerned over the soil erosions for the production of massive quantities of bricks in the background of enormous housing needs। तो गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है क्योंकि इस तरह से सॉइल इरोशन, जो सॉइल मतलब ये जो हम लोग का इरोशन हो रहा है क्योंकि मैसिव प्रोडक्शन हो रहा है आपका ब्रिक्स का। क्योंकि हम लोग अभी जितना है सबको हाउसिंग का जरूरत है और जैसे अभी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मतलब मैक्सिमम इतना ब्रिक्स का जो हम लोगों का ये है डिमांड है, इसको फुलफिल करने के लिए हम लोग का सॉइल इरोशन का क्वांटिटी और भी ज्यादा बढ़े। तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सीरियस है क्योंकि ये सारा चीज एग्रीकल्चर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर के ऊपर अगर इफेक्ट पड़ेगा तो ऑब्वियसली हम लोग का नॉर्मल जो लिविंग जो थिंग्स है, जो हम लोग का बेसिक जो नीड्स है उसके ऊपर ये इफेक्ट हो जाएगा। तो इसी के लिए ऑल्टरनेट जो ऑप्शन है अभी हमारे पास वो है फ्लाई ऐश ब्रिक, या फिर सीमेंट ब्रिक्स बोल सकते हो, या फिर जो अभी न्यू बोल्डर्स ये सब आ रहे हैं, ये सब चीज हम लोग यूज कर सकते हैं। The excellent engineering properties and durability of fly ash bricks enlarge its scope for applications in building constructions and development in infrastructure. Constructions of pavement, dams, tanks, underwater works, canal lining, irrigation work, etc. तो क्योंकि इसका इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज इतना अच्छा है, इसका ड्यूरेबिलिटी इतना अच्छा है, तो ये और ज्यादा स्कोप दे रहा है कहाँ पे, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शंस में, डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शंस ऑफ पेवमेंट, पेवमेंट मतलब जो आपका फुटपाथ ये सब होता है, पेवमेंट, डैम्स और टैंक, अंडर वाटर वर्क्स जितना भी पानी के नीचे का कंस्ट्रक्शन है उसमें, कनाल लाइनिंग, कनाल्स जो आपका ड्रेनेज सिस्टम के लिए यूज होता है, कनाल लाइनिंग, एंड इरिगेशन वर्क, इरिगेशन के लिए भी वहाँ पे मतलब इरिगेशन वर्क में जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वहाँ पे आप लोग फ्लाई ऐश ब्रिक्स का यूज होता है।
So enormous quantity of fly ash is available in around the thermal power station. क्योंकि थर्मल पावर स्टेशन जो कि पहले ही मैंने बताया कि थर्मल पावर स्टेशन में ये अवेलेबल रहता है. The demand of bricks could be met by establishing manufacturing units near the thermal plant stations to meet the local demand with less transportation cost. तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि थर्मल प्लांट से इजीली जो इसका रॉ मटेरियल जो है वो अवेलेबल हो जाता है और उसी के आसपास में ही आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो फ्लाई एश ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाया जाता है. और क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें बहुत कम हो जाता है. तो हर हिसाब से ये हम लोग का फायदा करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग का जो सॉइल जो है सॉइल इरोशंस को ये प्रोटेक्ट करता है. इसका अच्छा जो क्वालिटी है इसकी वजह से हम लोग अलग अलग कंस्ट्रक्शन वर्क में इसको यूज कर सकते हैं. और है क्योंकि ये प्लांट के इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है प्लांट के आसपास में बना तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इसका कम हो जाता है. So the raw materials, fly ash bricks can be produced in various types of recipes जो already discussed. The raw materials mainly adopted the recipes as following. किस तरह से कितना कितना quantity या portions में ये use किया जाता है. Fly ash 60 to 80% fly ash use होता है. Lime 10 to 20%, gypsum 5 to 10% and sand 10 to 15%. नेक्स्ट दूसरा रेसिपी में जो आपका पहला ये था ये आपका है FLG ब्रिक्स फ्लाई एश जी मतलब जिसमें जिप्सम इंक्लूड रहता है. तो इसका रेसिपी में आपका फ्लाई एश लाइम जिप्सम एंड सैंड है. नेक्स्ट है फ्लाई एश सीमेंट ब्रिक्स. इसमें आपका फ्लाई एश रहता है 60 to 80%, सैंड रहता है 20 to 25% और सीमेंट इसमें रहता है 8 to 10%. Next, process. Raw materials like fly ash, lime, sand and gypsum or fly ash, cement, sand are manually fed into the pan mixture where the water is added in required proportion for intimating mixing. तो raw material के साथ fly ash, lime, gypsum और जो भी जो दो प्रोसेस में जो आइटम्स है उसके साथ वाटर को मिक्स किया जाता है. The proportion of raw material generate the ratio of 60 to 80% of fly ash, 20 to 25% sand, 8 to 10% cement, or as follows. So after mixing, the mixture is shifted to the hydraulic or mechanical presses. वहाँ पे हाइड्रोलिक मशीन से या मैकेनिकल प्रेसेस में इसको शिफ्ट किया जाता है. जो मिक्सिंग क्रिएट जो मिक्सचर क्रिएट किया जाता है वो मिक्सचर को शिफ्ट किया जाता है. The bricks are carried into wooden pallet to the open area, are dried and water cured for 21 days. तो इसमें क्या किया जाता है, इसको आपको ड्राइंग किया जाता है, ड्राई किया जाता है और उसके बाद इसको पानी से क्योरिंग किया जाता है. इस ईट को 28 डेज तक पानी में भिगो के रखना होता है. तो इससे पानी से क्योरिंग होता है. ब्रिक्स आर टेस्टेड एंड शॉर्टेड बिफोर टेस्ट बैच. और ब्रिक को आपको डिस्पैच मतलब कहीं पे भेजने से पहले सारा ब्रिक्स को टेस्ट किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, द एडवांटेज इज due to high strength and practically no breakage during the transport and use. तो इसका हाई स्ट्रेंथ और प्रैक्टिकली इसमें ब्रेकेज बहुत ही कम रहता है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे और यूजिंग के टाइम पे भी. Due to uniform size of bricks, mortar required for the joint and plaster reduce almost 50%. तो क्योंकि क्ले ब्रिक्स में आप लोग देखोगे बहुत ही अनइवन रहता है, तो अनइवन रहता है तो दैट्स वाई उसमें मोटर ज्यादा यूज होता है, जॉइंट्स में ज्यादा मोटर यूज होता है. और ऊपर का सरफेस जो रहता है प्लास्टरिंग का, एक चीज देखो रेड ब्रिक्स जो वो रेड कलर होता है और उसमें एक यूनिफॉर्म कलर प्रोवाइड करने के लिए भी हमको प्लास्टरिंग का जो लेयर्स है उसमें ज्यादा देना पड़ता है. और यहाँ पे क्या होता है कि
ऑलमोस्ट ये मोटर का ही कलर का है, सेम सीमेंट कलर का ही आता है, और प्लास्टरिंग और यूनिफॉर्म शेप और साइज का रहता है, तो प्लास्टरिंग उसमें कम करना पड़ता है। So due to the lower water penetration, seepage of water through the bricks reduce. तो और लो वाटर पेनिट्रेशन की वजह से इसमें क्या वाटर का सीपेज होने का चांसेस भी कम है। These bricks do not require soaking in water for 24 hours. Only sprinkling the water before use is enough. तो यहाँ पे आप लोग जब क्ले ब्रिक्स यूज करते हो कभी कंस्ट्रक्शन में, पहले आप लोग देखते होंगे कि पहले जो आपका लेबर्स लोग रहता है वो लोग क्या करता है, ईटा को जो है भिगोना शुरू कर देते हैं, पानी से भिगोना। जब जिसको भी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाएगा पहले उसको ईटा को अच्छे से भिगोया जाता है। तो यहाँ पे मतलब 24 आवर्स करीब उस ईटा को करीब भिगो के रखते हैं, जो वो क्ले ब्रिक्स रहता है। बट यहाँ पे इसका कोई जरूरत नहीं है, तो इसको बस आप पानी बस स्प्रिंकल करके डालो और इसको तुरंत आप लोग यूज कर सकते हो। ओनली स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर बिफोर यूज इज एनफ फॉर दिस ब्रिक्स। ओके, so this is the advantages of fly ash bricks. Next, the properties, brick properties. Brick have pleasing cement color, uniform in shape and smooth. Also do not require plastering for building walls. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब जो ब्रिक्स का जो कलर्स है ये सीमेंट कलर का है, और यूनिफॉर्म कलर का मतलब एक ही कलर का आता है। जैसे आप जो क्ले ब्रिक्स रहता है तो उसमें अलग अलग मिट्टी का इंग्रेडिएंट कुछ ना कुछ इधर उधर कम ज्यादा, किसी में आयरन का ज्यादा रहता है, किसी में मैग्नीशियम ज्यादा रहता है। तो इसके वजह से क्या होता है, जब क्ले ब्रिक्स का कलर जो है अलग अलग कलर आता है, तो इसलिए कभी भी वो यूनिफॉर्म कलर का नहीं होता है। बट यहाँ पे क्योंकि ये सीमेंट कलर का रहता है तो एक दिखने में सब एक जैसे यूनिफॉर्म शेड का रहता है, और इसका शेप जो रहता है ये स्मूथ रहता है। इसमें वो मिट्टी में क्या होता है ज्यादा वाइट टाइप का दिखता है, मतलब थोड़ा सा ऐसा परफोरेटेड टाइप का ब्रिक्स दिखाई देता है क्ले ब्रिक्स में। बट यहाँ पे नहीं होता, ऑलमोस्ट सारे ब्रिक्स स्मूथ रहते हैं और डू नॉट रिक्वायर द प्लास्टरिंग फॉर बिल्डिंग वर्क। और बिल्डिंग में क्या होता है, इसमें आप लोगों को प्लास्टरिंग का जरूरत नहीं होता है। हाँ, वन थिंग यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी, अगर आप लोग यहाँ पे जो मतलब सीमेंट ब्रिक्स जहाँ पे यूज होता है, इफ यू आर यूजिंग द कलर्स इन पुट्टी, ठीक है, तो अगर आप लोग वॉल पुट्टी कर रहे हो तो आप लोग डायरेक्ट इस ब्रिक्स के ऊपर पुट्टी से पूरा वॉल को स्मूथ करके फिर आप लोग पेंटिंग का काम कर सकते हैं। बट इफ यू आर जस्ट यूजिंग द डिस्टेम्परिंग, मतलब नॉर्मल जो चूना जो कलर्स आता है, अगर सिर्फ उसी को यूज करो तब वहां पे एक हल्का लेयर का प्लास्टरिंग का यूज करना जरूरी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये मत सोचना कि चलो सीमेंट ब्रिक यूज कर लिए तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कलर लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर वहां पे आप वॉल पुट्टी अगर आप यूज कर रहे हो तो वहां पे आप डायरेक्ट इस सीमेंट ब्रिक्स के ऊपर वो लगा के फिर आप लोग पेंटिंग का काम कर सकते हो। और बट अगर नॉर्मल डिस्टेम्पर जो यूज करना है तो वहां पे आपको हल्का सा प्लास्टरिंग आपको करना होगा। ओके, नेक्स्ट इज थर्मल कंडक्टिविटी। तो they do not absorb the heat, reflect, it gives the max and light reflection. तो इसमें क्या होता है, ये हीट को बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करता है, सारा चीज रिफ्लेक्ट करता है और लाइट का भी रिफ्लेक्शन रहता है, तो इसलिए रोशनी जो है इसमें कम एब्जॉर्ब होता है जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। बट आफ्टर तो ये सारे चीज मैम आवाज नहीं आ रहा। उसका कलर्स के ऊपर ही। या आवाज नहीं आ रहा मैम आपका। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? मेरा नेटवर्क तो ठीक है। आ रहा है मैम, क्लियर है मैम आवाज आपको। ओके, थैंक यू। तो जो भी ये लाइट्स का जो रिफ्लेक्शन है, ये आपका जब कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके उस टाइम पे आपका ज्यादा ये होगा। उसके बाद क्या होता है, आप जब रूम का कलर के ऊपर ही ये लाइट का रिफ्लेक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। साउंड इल्यूशन, सॉरी, sound insertion, it provides the acceptable degree of sound इंसुलेशन। तो इसमें एक्सेप्टेबल डिग्री ऑफ साउंड इंसुलेशन भी ये प्रोवाइड करता है। दे हैव गुड फायर रेटिंग एंड इट हैज नो प्रॉब्लम इन वर्मन अटैक। वर्मन अटैक मीन्स जो जिसको हिंदी में क्या घुन जिसको बोला जाता है, ठीक है,
तो जैसे ये इसका फायर रेटिंग अच्छा है और इसमें जो घुन लगने का चांसेस जो रहता है, कभी कभार देखते होंगे कि आप लोग जब घर जब पुराना हो जाता है तो कहीं से वहां पे दीमक लगने का ये बढ़ जाता है, तो यहाँ पे ये दीमक का चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे क्यों ये चीज ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने से ही सोच के दे सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग क्ले यूज करते हैं तो क्ले में क्या रहता है, उसमें कुछ ऑर्गेनिक पार्ट भी रहता है, क्योंकि मिट्टी में घास फूस इस टाइप का कुछ ऑर्गेनिक पार्ट भी रहता है। तो उस ऑर्गेनिक पार्ट में वहां पे दीमक लगने का चांसेस या कोई भी कीड़ा वो सब मतलब उसमें होने का चांसेस रहता है। बट क्योंकि यहाँ पे ये इसका जो प्रॉपर्टीज है, ऑल दो सीमेंट ये सारा चीज जो मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐसा नहीं है कि जिसमें आपका कुछ ऑर्गेनिक पार्ट है। तो ऑर्गेनिक पार्ट्स नहीं है, इसीलिए वहां पे वर्मेन अटैक का कोई चांसेस नहीं है। Next properties, durabilities and moisture content. These blocks are highly durable. Water absorption is 6 to 12%, reducing the dampness of wall. क्योंकि इसका वाटर एब्जॉर्प्शन 6 to 12% है, तो इसीलिए डैम्पनेस वॉल में डैम्पनेस होने का चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, और कम है तो इसीलिए इसका ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा है। Toxicity and sustainability. No toxicity in fly ash changes into non-toxic product when mixed with lime. यहाँ पे फ्लाई ऐश में जो भी टॉक्सिन मटेरियल्स था, क्योंकि ये आपका एक पॉल्यूटेंट ऑब्जेक्ट है, एक थर्मल ये से एक वेस्ट मटेरियल है, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ पोर्शन तो टॉक्सिन रहेगा ही। तो जब ये टॉक्सिन मटेरियल आपका नॉन टॉक्सिन प्रोडक्ट मिल्क के लाइम के साथ जब ये मिक्स हो जाता है तो ये नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, thus having the potential as good for building, और ये बिल्डिंग के लिए तब बहुत अच्छा हो जाता है। Structural capability. These bricks provide the advantages being the available in several load-bearing grades and giving smart-looking brickworks. And high compressive strength eliminates the breakage wasted during the transport and handling. इसमें क्या होता है, आपका ब्रिक क्या प्रोवाइड करता है, इसमें से लोड बेयरिंग जो सेवरल लोड बेयरिंग ग्रेड जो है, और बिल्डिंग में जब कंस्ट्रक्शन होता है तो एक स्मार्ट लुक इस बिल्डिंग का देता है। और इसमें कंप्रेसिव जो स्ट्रेंथ है वो एलिमेंट्स जो इसमें है उसमें ब्रेकेज और वेस्टेज जब ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो कुछ ईटा जो टूट जाता है और हैंडलिंग के दौरान, तो ये चीज भी इसमें बहुत कम है। Due to comparable density do not cause any extra load on the building and suitable for earthquake load. क्योंकि इसका वेट ऐसे ही हल्का है, तो इसका इतना अच्छा डेंसिटी की वजह से क्या होता है कि ये स्ट्रक्चरल में जो लोड है वो बिल्डिंग को ऐसा बहुत हैवी नहीं करता है। आप लोग देखना कि जितना भारी मतलब हैवी कंस्ट्रक्शन होगा उसमें अर्थक्वेक का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। तो बिल्डिंग का जब यहाँ पे आपका लोड कम हो जाएगा, एक्स्ट्रा लोड जब इसमें नहीं रहेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इसमें अर्थक्वेक इफेक्ट भी कम हो जाएगा। Applicability. Load bearing external wall is low and medium size structure. Non load bearing wall and internal wall, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन हम लोग इसका कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बाहर का जो लोड बियरिंग वॉल मतलब एक्सटीरियर वॉल में हम लोग यूज कर सकते हैं। इन लो और मीडियम साइज स्ट्रक्चर मतलब बहुत मतलब छोटा और मीडियम साइज का जो स्ट्रक्चर है वहां पे हम लोग आउटर वॉल पे एक्सटर्नल वॉल पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, नॉन लोड बेयरिंग वॉल मतलब जितना भी इंटरनल वॉल है इंटीरियर वॉल है वहां पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। हाई लोड बेयरिंग वॉल एक्सटर्नल और इंटरनल वॉल इन हाई साइज ऑफ बिल्डिंग, तो बहुत बड़ा जो हाई लोड बेयरिंग जो एक्सटर्नल वॉल है या इंटरनल वॉल है वहां पे भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये सब जगह पे ही हम लोग यूज कर सकते हैं। नाउ द कंपैरिजन। ठीक है, तो अभी तक तो सिर्फ हम लोग फ्लाई ऐश ब्रिक्स के बारे में ही पढ़ रहे थे, क्या है इसके बारे में, ये है वो अच्छा है ये अच्छा है।
तो अब एक हम लोग इसके बारे में कंपैरिजन भी कर लेते हैं कि आपका जो आप लोग जो कल जो पढ़े थे अबाउट द क्ले ब्रिक्स, उससे ये फ्लाई ऐश ब्रिक क्यों अच्छा है, हम लोग क्यों ये क्ले ब्रिक्स को छोड़ के हम लोग क्यों इसको अडॉप्ट करें। ठीक है, तो कल जैसे सौरभ पूछा था क्यों लोग अडॉप्ट नहीं करते, क्योंकि लोगों में वो कंसर्न, मतलब वो लोग जानते नहीं है कि क्यों ये अच्छा है। तो वहाँ पे ब्रिक्स जो रहता है रेड क्ले ब्रिक्स, वो रेड रेड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है दिखने में, बहुत आयरनिक टाइप का ये लगता है, तो दैट्स वाई लोगों को अंदर से जो फील आता है नहीं ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फ्लाई ऐश ब्रिक ये सफेद सफेद दिखता है, आई थिंक वो उतना अच्छा लोड नहीं लेगा, जल्दी टूट जाएगा। तो ऐसा हम लोग का जो सबके अंदर वो अवेयरनेस का कमी है। ठीक है, कि सबको उतना ये नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो आप लोग, क्योंकि आप लोग इसके बारे में पढ़ रहे हो, तो आप लोग को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, आप लोग अच्छे से लोगों को समझा सकते हैं कि नहीं आपका इससे ये वाला बेटर है, क्यों बेटर है, उसके लिए आपको कंपैरिजन जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे आपका कलर वाइज रेड ब्रिक्स का आपका ये वैरी करता है कलर, फ्लाई ऐश ब्रिक्स का कलर यूनिफॉर्म है, दैट्स व्हाई इसका रिमार्क्स है फॉर फ्लाई ऐश ब्रिक इट इज गुड अपीयरेंस, मतलब सारा अपीयरेंस जो है इसका अच्छा लगता है, अलग अलग कलर्स का वैरी दिखाई नहीं देता है। डेंसिटी रेड ब्रिक्स का 1600 to 1750 kg per meter cube, फ्लाई ऐश ब्रिक्स का 1700 to 1850 kg पर मीटर क्यूब, मतलब हाई लोड बियरिंग। तो इसका डेंसिटी से इसका डेंसिटी ज्यादा है, तो इसका लोड बियरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा है फ्लाई ऐश ब्रिक्स का। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रेड ब्रिक्स का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है आपका 6.93 मेगा पास्कल, और वहां पे आपका फ्लाई ऐश ब्रिक्स का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो है 8.36 मेगा पास्कल, तो दैट मीन ये हाई लोड बियरिंग है। वाटर एब्जॉर्प्शन रेड ब्रिक्स में 15 to 25%, फ्लाई ऐश ब्रिक्स में 10 to 14%, दैट मीन्स लेस डैम्पनेस, इसमें डैम्पनेस का चांसेस कम है। डायमेंशन स्टेबिलिटी वेरी लो टॉलरेंस, फ्लाई ऐश ब्रिक्स का हाई टॉलरेंस, सेविंग वाटर अप टू 25%। तो डायमेंशन इसके हिसाब से ये मतलब क्या है कि प्रॉपर शेप एंड साइज का जो मोल्ड वाइज जो बहुत अच्छा सा शेप एंड साइज का निकलता है, यहाँ पे फ्लाई ऐश ब्रिक्स का शेप एंड साइज बहुत अच्छे रहता है, तो हाई टॉलरेंस इसका है। और जब शेप सही रहेगा तो उसमें मोटर कम लगेगा, जब शेप थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो वहां पे मोटर देख के हमको वो फीलिंग को एडजस्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पे मोटर का भी सेविंग ये 25% तक करता है। वेस्टेज ड्यूरिंग यूजिंग, तो वहां पे 10% वेस्टेज होता है रेड ब्रिक्स में, फ्लाई ऐश ब्रिक्स में लेस देन 2%। तो सेविंग कॉस्ट अप टू 80%, तो 8%, तो आपका जो कॉस्ट सेविंग होता है करीब 8% इसका आपका कॉस्ट सेविंग हो जाता है। ट्रांसिट प्लास्टरिंग थिकनेस वैरी फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द वॉल, आपका रेड ब्रिक्स में बोथ साइड में आपका वैरी करता है, अलग दोनों साइड में दो अलग अलग टाइप का ये ब्रिक्स, मतलब किसी में फोक रहता है तो वहां पे ज्यादा, तो दोनों साइड में आपका वैरी करता है आउटर साइड और इंटीरियर साइड में। फ्लाई ऐश ब्रिक में इवन द बोथ साइड ऑफ द वॉल, तो दोनों साइड में ये इवन रहता है, तो सेविंग होता है प्लास्टरिंग में आपका 15%। ओके, नेक्स्ट एनवायरमेंटल एडवांटेज, रेड ब्रिक से हमको एनवायरमेंटल एडवांटेज कुछ नहीं मिलता है, बल्कि एनवायरमेंट की वजह से जितना भी डिसएडवांटेज है उसमें मतलब फील होता है, एनवायरमेंट की वजह से डैमेज होता है, एनवायरमेंट की वजह से उसमें डैम्पनेस आता है, नमक, सारा चीज जो भी इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है सारा जो एनवायरमेंट की वजह से ही होता है, मतलब एडवांटेज हमको क्ले ब्रिक से कुछ भी नहीं मिलता है एनवायरमेंट का। जबकि फ्लाई ऐश ब्रिक्स एब्जॉर्ब द CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और ये क्या करता है आपका एटमॉस्फेयर से CO2 जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जब CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है तो क्या हो जाता है, ये आपका इको फ्रेंडली हो जाता है। तो कंपैरिजन के हिसाब से हर चीज में फ्लाई ऐश ब्रिक्स इज बेटर देन द क्ले ब्रिक्स। ओके, then now we can conclude, then the conclusion is we found that by using the fly ash brick we can reduce the pollution. It is more convenient to use the fly ash bricks than to use the traditional bricks. Fly ash bricks are more economical compared to traditional bricks.
और मैन्युफैक्चरिंग इज आल्सो इजी कंपेयर टू नॉर्मल ब्रिक्स। ठीक है, तो ये सारा चीज में हम लोग देखते हैं कंक्लूजन जिसका ये कर सकते हैं कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो है आपका नॉर्मल जो हम लोग का ट्रेडिशनल ब्रिक्स है उसके लिए काफी अच्छा है। और अभी हम लोग क्योंकि हमको एनवायरनमेंट को बचाना है, ठीक है, तो अगर हम लोग जितना ज्यादा क्ले ब्रिक्स यूज करेंगे हम लोग का एनवायरनमेंट उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा, हम लोग का सॉइल इरोशन होगा। तो हम लोग एनवायरनमेंट से जो पॉल्यूटेंट है उसको अगर यूज करके कुछ बेटर चीज बना सकते हैं तो हम लोग उसी पे जाएंगे। और साथ ही साथ ये जो मेरा सॉइल को जो है हम लोग इसको भी बचा रहे हैं। तो एक एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ये जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो है इसको हम लोग अडॉप्ट कर ही सकते हैं और इसके बारे में हम लोग को प्रॉपर अवेयरनेस हम लोग को लाना होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का था अबाउट द फ्लाई ऐश ब्रिक्स। आई थिंक आप लोग को ऑलमोस्ट क्लियर है। ओके, एनी क्वेश्चन? एवरीथिंग इज क्लियर ना? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। ओके देन, तो आप लोग को फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आप लोग का ब्रिक बॉन्डिंग इसके बारे में कुछ क्लासेस हुआ है अबाउट द ब्रिक बॉन्डिंग, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, एनीथिंग? वो ब्रिक थर्ड बॉन्ड सेमेस्टर में क्लासेस हुआ था मैम। ओके, हुआ है क्या ब्रिक बॉन्ड आप लोगों का? थर्ड सेमेस्टर में हुआ था मैं। थर्ड सेमेस्टर में हुआ था इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड और बॉन्ड कहाँ पे क्लोजेस वगैरह यूज किया जाता है सब कुछ? यस मैम। ठीक है, फिर भी हम लोग एक बार उसको ये कर लेंगे नेक्स्ट क्लासेस में अबाउट द बॉन्डिंग। ठीक है, चलो आज के क्लासेस में कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को। ठीक है देन, गुड बाय, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम। Thank you, ma'am. ओके देन, गुड बाय ऑल। थैंक यू मैम। वेलकम।